प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और उसके 4 भेद होते हैं। चारों भेदों के पहचान के नियम और बनाने के नियम के बारे में हम आप लोग को बताए थे। अब प्रेजेंट टेंस तो चारों भेद समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ विशेष बातें रह जाती हैं जो छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ विशेष अनुवाद है विशेष प्रकार का जो प्रेजेंट में ही उसका अनुवाद होता है। विद्यार्थी अक्सर इन वाक्यों को बनाते समय घबरा जाते हैं कि अब इसका अनुवाद कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उससे संबंधित प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला है प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ विशेष बात, यही मैं शीर्षक रखा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, अगर कॉपी कलम है तो नोट कर लीजिए, जो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे, या कभी भुला जाइएगा तो उसको देख लीजिएगा। पहला है कि कभी कभी कुछ वाक्यों को पढ़ने से, कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से मालूम होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में जारी है, कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, और इसका अनुवाद करने में कुछ छात्र घबरा जाते हैं। जैसे में हम उदाहरण दे रहे हैं कि राम खेलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, अंत में ताहत कहते हैं तो ये तो करेक्ट हो गया कि प्रेजेंट में है। मोहन हंसता रहता है, वाक्य अंत में रहता है। वह सोचता रहता है, तुम खाते रहते हो। ऐसे वाक्यों का अनुवाद आपको सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस क्रिया के चौथा रूप, अर्थात इसको जीरण भी कहा जाता है। क्रिया के चौथा रूप को जीरण के नाम से भी जानते हैं। जीरण क्या है? तो क्रिया में जब आईएनजी लगा दीजिएगा तो जीरण हो जाता है, जीरण कहलाता है। तो यहाँ अनुवाद है आपका, राम खेलता रहता है। तो राम कौन खेलता है? तो सब्जेक्ट हो गया राम, राम खेलता है, तो सब्जेक्ट तो मिल गया हमको, तो इसलिए हम राम लिख दिए। अब नियम कहता है, स्ट्रक्चर है इसका कि गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि राम थर्ड पर्सन में है इसलिए गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, गोज ऑन। और क्रिया में चौथा रूप, उसके बाद कहता है कि V4 लगाएंगे, जीरण रखेंगे, तो प्ले मैंने खेलना और इसमें आईएनजी लगा दिए, राम गोज ऑन प्लेइंग। इसका सही सही अनुवाद ग्रामेटिकली, ग्रामर के विचार से यही शुद्ध होगा। दूसरा है मोहन हंसता रहता है, मोहन गोज ऑन लाफिंग। वह सोचता रहता है, ही गोज ऑन थिंकिंग, ही गोज ऑन थिंकिंग। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा, अनुवाद बनेगा। दूसरा है कि कभी कभी वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि सब्जेक्ट, कर्ता एक ही काम करता है। जो आपका सब्जेक्ट है वो कोई दूसरा काम नहीं करता, बस सिर्फ एक काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। जैसे में आपका एग्जाम्पल है, वह खेलते ही रहता है, खेलने के सिवाय उसको कोई काम नहीं, वह खेलता ही रहता है। वह बोलते ही रहती है, बोलने के सिवाय वो कोई काम नहीं करती है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद, इसका फॉर्मूला है कि बच्चे इसी सूत्र को ध्यान में रखकर वाक्य का अनुवाद करेंगे। सूत्र है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू नथिंग बट या डज नथिंग बट प्लस क्रिया के पहला रूप, प्लस क्रिया के पहला रूप V1। सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट या डज नथिंग बट और प्लस V1। जैसे यहाँ पर हम बोले लिखे हैं, वह खेलता ही रहता है, तो ही मैंने वह, इसके साथ डज नथिंग बट लगाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डज नथिंग बट और क्रिया के पहला रूप लगेगा V1।
क्रिया के पहला रूप। तो प्ले माने खेलना, तो यहाँ हम लिख दिए। ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट लेकिन प्ले खेलता है। इसका अर्थ ये हो गया। शी डज नथिंग बट स्पीक, वह कुछ नहीं करती है, खाली बोलते रहती है। शी डज नथिंग बट स्पीक। तीसरा है आपका, कभी कभी वाक्यों में एक ही क्रिया दो बार आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अनुवाद बनाते समय वाक्य को आप पढ़िएगा तो एक ही क्रिया दो बार आ जाएगी। जैसे राम लड़ने को है, राम जो है वो लड़ने को है, लड़ना क्रिया हुआ, फिर लड़ना क्रिया हुआ। एक ही वाक्य में दो क्रिया है। गाड़ी खुलने को है, अभी खुली नहीं है, खुलने को है। रोगी मरने को है, रोगी मरा नहीं है लेकिन मरने ही वाला है। तो इसमें देखिए दो बार आ गया है। मरना भी क्रिया हुआ, यहाँ भी है यहाँ भी है। खुलना भी क्रिया हुआ, यहाँ भी है यहाँ भी है। लड़ना भी क्रिया है, दो बार आ गई है। एक ही वाक्य में दो क्रियाएं आ गई हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया देना है, और अबाउट टू का प्रयोग करना है। अबाउट टू सहायक क्रिया के बाद अबाउट टू और क्रिया का पहला रूप, यही इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस अबाउट टू प्लस V1। तो यहाँ पर आपका अनुवाद है, राम लड़ने को है। राम ऐसे सहायक क्रिया इज लगाए, अबाउट टू का प्रयोग किए और क्रिया का पहला रूप कह रहा है, तो लड़ना क्रिया हुआ। तो लड़ना कई बार आया है, दो बार, लेकिन अनुवाद करते समय हम एक ही फाइट का प्रयोग, फाइट माने लड़ना। राम इज अबाउट टू फाइट, राम इज अबाउट टू फाइट। गाड़ी खुलने को है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू का प्रयोग होगा और V1 रहेगा और सब्जेक्ट और सहायक क्रिया रहेगी। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, रोगी मरने को है। ये बात क्लियर हो गया। तीसरा सूत्र। चौथा बात है कि कभी कभी वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में शुरू होती है। जैसे वह नाचने लगती है, तुम गाने लगते हो। तो ताहे पियते हैं, तो अब जान रहे हैं प्रेजेंट में है, लेकिन अनुवाद कैसे होगा? बच्चा रोने लगता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट रहेगा और बिगिन या बिगिंस टू और क्रिया के पहला रूप। सब्जेक्ट के बाद हम बिगिन लिखेंगे या बिगिंस टू लिखेंगे और क्रिया के पहला रूप देंगे। यही सूत्र पर आपका इस तरह का वाक्यों का अनुवाद होगा। जैसे वह नाचने लगती है, तो वह के लिखे सी, नाचना के उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बिगिंस टू, क्योंकि एस या ES लगता है तो एस लगाए हैं। बिगिंस टू थर्ड पर्सन के अनुसार बिगिंस टू, और नाचना का होता है डांस, तो यहाँ डांस लेंगे। दूसरा वाक्य है तुम गाने लगते हो, तो यू बिगिन टू। देखिए इसमें बिगिन में एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड पर्सन है, उसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो यू बिगिन टू सिंग, तुम गाने लगते हो। बच्चा रोने लगता है, चाइल्ड बिगिंस टू वीप, थर्ड पर्सन में है इसलिए एस लग गया है। ये आपका हुआ चौथा सूत्र। पांचवा है, कभी कभी वाक्य में क्रिया के बाद ही तो, क्रिया के बाद एगो शब्द जुटल रहेगा, ही तो जुटा रहता है। जैसे मैं काम करता ही तो हूं, मैं काम करता ही तो हूं। वह जाती ही तो है, यहाँ ही तो है। अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम सब्जेक्ट डू या डज लगावेंगे और क्रिया के पहला रूप लिखेंगे। सब्जेक्ट डू या डज कर्ता के अनुसार और क्रिया के पहला रूप। जैसे मैं काम करता ही तो हूं, आई डू वर्क, मैं काम करता ही तो हूं।
जैसे वह जाती ही तो है, शी डज गो, शी डज गो, शी, वह जाती ही तो है, शी डज गो। डज यहां लग गया, इसलिए गो में ईएस नहीं लगेगा। छठा नियम है कि कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के बाद एडजेक्टिव रहता है, सहायक क्रिया के बाद एडजेक्टिव रहेगा और मुख्य क्रिया नहीं रहती है, ध्यान देना है। सहायक क्रिया के बाद एडजेक्टिव मुख्य क्रिया रहती है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एडजेक्टिव रहेगा, मुख्य क्रिया नहीं रहेगी, एब्सेंट रहेगा। ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव में तो आईएनजी लगा नहीं पाएंगे, नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस सूत्र के आधार पर बनावेंगे। क्या हो जाएगा सूत्र, सब्जेक्ट रहेगा, हैव बीन या हैज बीन दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा और आंख उनके एडजेक्टिव को रख देंगे। जैसे वह उदास रहा है, तो ही हैज बीन सैड, ही के साथ हैज बीन लगाए हैं और एडजेक्टिव उदास क्या बताता है, इसका विशेषता बता रहा है, सैड ही का विशेषता बता रहा है कि वह उदास रहता है, तो सैड विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसको हूबहू हम रख देंगे। राम हैज बीन इल, राम बीमार रहा है, राम हैज बीन इल। उसके बाद है सीता व्यस्त रही है, सीता हैज बीन बिजी, बिजी जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव है और ज्यों के त्यों रहेगा। इल जो है बीमार जो है वो एडजेक्टिव है, ज्यों का त्यों रहेगा। यही 6 वो नियम है प्रेजेंट टेंस से संबंधित विशेष बात, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह के अनुवाद अगर आता है तो विद्यार्थी अक्सर घबरा जाते हैं कि इसका अनुवाद हम कैसे करें, तो कोई बहुत हल्का है, बहुत घबराने की बात नहीं है, सब सूत्र दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार आप बनाइए और अनुवाद का किताब एक ले लीजिए, उससे आपको इस तरह के वाक्य देखने को अगर कहीं मिलता है तो उसको बनाने का प्रयास करिए। दैट्स ऑल।